इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि हम लोगों ने बहुत कुछ कर लिया है। लास्ट जो टर्म है 2-3 उसी के ऊपर फोकस करें, ठीक है, बिना मतलब के लेंदी नहीं बनाना है। और उसके बाद जो भी टाइम बचेगा कुछ क्वेश्चन आप लोग के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि मैंने वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक के बारे में बताया था, WTO के बारे में बताया था, ठीक है। पहले एक बार इसके जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म कर लें, उसके बाद 2-3 ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में बता दें, क्योंकि क्वेश्चन उससे, हाँ क्वेश्चन आएगा। जो बॉक्स में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्वेश्चन आएगा पक्का। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर देखो आप तो लगभग 100 के करीब है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे, आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मेन है ना, अगर आप 10 ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के चलो, ओनली 10, तो मेन है वो, समझते हैं कि नहीं। अब 10 है, उसके क्या नहीं कहते हैं, सब्सिडरी बहुत सारे हैं, मतलब सहायक संगठन बहुत सारे हैं। अब ILO से जुड़े हुए 4-5 होंगे। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आगे करें हम लोग। एक यहाँ पर है 94 पेज नंबर निकलिए, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र। अब जैसे यूनिपोलुलर, एक ध्रुवीय मतलब यूनिपोलुलर, ले ले बेटा। अब आपको पता है कि जैसे ही 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था, है ना, उसके बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड यूनिपोलुलर हो गया, एक ध्रुवीय हो गया। अमेरिका ही सब कुछ था, अमेरिका को छोड़ के कुछ था नहीं। तो अब ये देखा गया कि अब इस यूनिपोलर विश्व में या एक ध्रुवीय जो भी हमारी दुनिया थी, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ने क्या काम किया, कैसे किया। चिंता मत करो, मैं इकोनॉमिक्स के टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे और प्रक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की आशा भी बंधी रही कि इन बदलावों से संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में, जहां अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंदी नहीं है, कारगर ढंग से काम कर पाएगा। मान लीजिए जब अमेरिका ही दुनिया में एक है, पावर बैलेंस होता है ना। अगर मान लीजिए आपके गली में है ना एक ही आदमी हो 7 फुट का और बाद बाकी सब 4-4 फुट के हो, तो सब लोग सोचेगा कि भाई वो किसी पे भी भारी पड़ेगा। कम से कम 2 तो 7 फुट के होने ही चाहिए ना। ये इसको कहते हैं दिमाग। यही तो बात हो रही है ना, सारे इकट्ठे ही तो हो रहे थे। लेकिन ये बात थी कि वो 7 फुट वाला अकेले नहीं था। मैं आपको अपने 7 फुट वाले 5 थे और साथ ही साथ पूरा यूरोप भी था। एक अगर चीन, हाँ पूरा यूरोप तो था ही ना। अमेरिका के साथ साथ पूरे नाटो कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट करते थे। यूरोप और अमेरिका तो अलग था ही। तो आप एक तो वो 7 फुट का, ऊपर से और भी इतने लोग उसके साथ शामिल हो गए, 6.5 फुट वाले भी। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये चिंता की गई कि एक पावर बैलेंस नहीं, शक्ति का संतुलन नहीं हो पा रहा है। और जब शक्ति का संतुलन नहीं होगा तो आपको पता है डिक्टेटरशिप हो जाएगी, एक तरह से तानाशाही हो जाएगी। जो अमेरिका चाहेगा वही करेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर जो आते हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अमेरिका का जाता है, USA का जाता है, बिल्कुल। और अगर मान लो उसी की बात मानी जाएगी तो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो देखिए आगे क्या हुआ। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो यह कि सोवियत संघ और की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन की अनदेखी कर सकता है। पावर बैलेंस कब था? जब USSR या सोवियत संघ भी अमेरिका के साथ खड़ा था। लेकिन अब USSR तो गिर गया, खत्म हो गया। अब एक ही शक्ति बच गई जो थी यूनाइटेड नेशन, सॉरी USA। नाटो ठीक है, नाटो का तो खैर कोई रेलेवेंसी रही भी नहीं। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हो गया ना, तो नाटो बनी रही, अभी भी नाटो है, लेकिन अब उसकी कोई है ना प्रासंगिकता या रेलेवेंसी है नहीं। यूनाइटेड नेशन से अलग संस्था है नाटो, यूनाइटेड नेशन से इंक्लूड नहीं, उनकी पर्सनल एक अपने ऑर्गेनाइजेशन।
एक तो ये है, पहली चिंता क्या थी कि यूएसएसआर की एब्सेंस में, गैर मौजूदगी में अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाएगा और मनचाहा काम करेगा। ठीक है, ऑटोनोमस जो होता है, अपना ऑटोनोमस टाइप का डिसीजन लेगा। दूसरी क्या समस्या थी या क्या चिंता थी कि यूनाइटेड नेशन के भीतर अमेरिका एक खास अपना इन्फ्लुएंस रखता है, प्रभाव रखता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज्यादा योगदान करने वाला देश है। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको, अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण भी कि अमेरिका का प्रभाव इसमें बढ़ जा रहा है। यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका की राजधानी में ही, पहली बात। दूसरा, अमेरिका का बजट सबसे दिख जाता है। मेरे यार ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई नौकरशाही के नागरिक हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त अगर अमेरिका को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके राष्ट्रीय साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है, अथवा अमेरिका सुरक्षा, अथवा अगर देश के रूप में तो आपका प्रभाव, एक सेकंड, हाँ, तो यह प्रस्ताव न जांचे तो अपने वीटो से वह उसे रोक भी सकता है। कहने का मतलब समझिए, अमेरिका, जैसा मैंने बोला कि बजट सबसे अधिक है, उसके देश में ही इसका यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर भी, मुख्यालय भी है और बहुत सारी चीज, सबसे अधिक बजट भी उसी का है। तो कोई भी ऐसा प्रपोजल या प्रस्ताव लेकर कि यूनाइटेड नेशन में लाया जाए और अमेरिका को लगे कि ये उसके हितों के लायक नहीं है, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, हितों के खिलाफ है, या उसके साथी राष्ट्र मतलब कि पूरे यूरोप जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, तो अपना वीटो लगा के उसको आगे बढ़ने ही नहीं देता है। कभी नहीं, अरे हो जाए, अभी तो नहीं है। उसकी ताकत और निषेधाधिकार मतलब वीटो पावर के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका की बात का वजन रखता है। मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल जो होगा उसको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर लोग ही चुनता है, रेकमेंड करेगा, और उसके ऊपर सब लोगों की वोटिंग होती है। एक बात बताओ, आपने ऑप्शन ही अपने आदमी के लायक रख रखे हैं, तो हम वोट तो उसी पे करेंगे ना। बात समझ रहे हैं ना? जो खड़ा होगा आप उसी को वोट करोगे। ऐसा नहीं है ना अपने घर के ताऊ को ले जाके खड़ा कर दो कि प्रधानमंत्री बनेगा। समझ रहे हैं ना? अपना तो हम कर नहीं सकते। तो इस तरह से आप समझिए कि जो भी सेक्रेटरी जनरल या पूरे यूनाइटेड नेशन का जो हेड माना जाता है वो भी अमेरिका के बिना सोचे समझे या बिना अमेरिका के चाहे नहीं बन सकता। अमेरिका का प्रभाव उनके अपॉइंटमेंट में भी हर तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप समझो होता है। देखिए, इस तरह यूनाइटेड नेशन अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है। फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिकी ताकत का बोलबाला है, यूनाइटेड नेशन अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम करता है और इस संगठन ने ऐसा किया। देखिए, बेशक वीटो पावर है अमेरिका के पास, यूनाइटेड नेशन में सबसे अधिक अगर डोमिनेंस है, दबदबा या प्रभाव है, तो अमेरिका का। फिर भी यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली आम सभा है, वहां पे अगर अमेरिका के खिलाफ कोई भी बात आती है, कोई भी प्रस्ताव या प्रपोजल आता है, तो उसको रख करके आप अमेरिका को क्रिटिसाइज कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो एक जगह भी, प्लेटफॉर्म भी देता है। यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म भी देता है। 190 कंट्रीज के अप्रोक्स जो भी देश हैं पूरा यूनाइटेड नेशन में, है ना, वो सारे के सारे अमेरिका के खिलाफ बोल भी सकते हैं, रेजोल्यूशन पास भी कर सकते हैं, और इसका दबाव तो पड़ता ही है पूरे विश्व समाज पे। अमेरिका वर्ल्ड पावर क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड के देश किसी ना किसी तरह से तो सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम या हमारे जैसे 70-80 देश चाहें कि अमेरिका से कोई चीज का इंपोर्ट ही नहीं करेंगे, चीज ही नहीं मंगाएंगे, तो अमेरिका की बिजनेस कहाँ जाएगी? ठप हो जाएगी ना। कितना ज्यादा नुकसान होगा। हम कहें कि हमारे इंजीनियर और साइंटिस्ट और डॉक्टर अमेरिका जाएंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, नियम बना दे सरकार, हो गया ना, फिर क्या, कहाँ से चला होगा? ये बात नासा में इंडिया के हैं, इंडिया के नहीं भी हैं, कम भी होंगे। तो आपको पता है एशिया के हैं, एशिया में जापानीज
और कोरियन, आप ये मत सोचिएगा कि कोरिया वाले कम दिमाग है, साउथ कोरियन वाले एक से एक वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भरे पड़े हैं अमेरिका, हांगकांग के भरे पड़े। लास्ट कॉन्सेप्ट, बुक लाइयो बेटा, वो 10 ईयर जो दिया था आपको। ठीक, कौन लाडो एमबीटी है कहाँ उसके पास? पता ना, उसने छोड़ दिया ट्यूशन, उसके भाई का पेपर ना किया यार। हम पेपर करने वाले मास्टर लगते हैं। मैं ना करता यार, तुमको पता है ना जो ना ना मेरे फोन से मैसेज नहीं कर सकते ना, ये गलत है। अरे नहीं कर सकते भाई, बात समझा, क्यों करें किसी को, बात समझे ना। आपको जरूरत है, मैं जा रहा हूँ कल, मैं खरीद के ला दूँ, हो गया? कल जा रहे हैं हम, अपना लैपटॉप लेके उधर से करा देंगे। इंग्लिश में होगी ना आपके पास? हाँ, तो इंग्लिश में नहीं है ना इनकी हिंदी। देखिए, तो इस तरह यूनाइटेड नेशन अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं रहा। अमेरिका चाहे आप कुछ भी कर लो, कितना भी प्रपोजल लेकर के आ जाओ विरोध का, सब कुछ का, लेकिन आप अमेरिका को कभी भी पीछे नहीं कर पाओ। अगर हम इसकी आर्थिक में ज्यादा होंगे तो क्या आर्थिक में आर्थिक ज्यादा पैसा लगाए तो इसमें यूनाइटेड नेशन हमारे पास है, होना भी तो चाहिए ना। अगर हम लगाए तो बिल्कुल हमारे ज्यादा बात मानी जाएगी। जैसे के पास इतना पैसा, भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, पैसे लगाने हैं बस। अमेरिकन कंट्री है, उसके पास इतना पैसा, उसकी क्यों नहीं जाती? किसके पास? कतर। बेटे कतर के पास है ना, पैसा है, वो मानता हूँ, समझ रहे ना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, वो एक्सपर्टाइज और सब चीज नहीं है जो अमेरिका के पास है। दुबई कुछ भी नहीं है, दुबई इतना छोटा बिंदी है, दिल्ली भी नहीं है, वो क्या कर लेगा वो, कितना पैसा है? अरे तेल ही है ना आपके पास, और भी कुछ है? नथिंग। ऑयल को छोड़ के दुबई, कतर, अरबियन कंट्री के पास कुछ भी नहीं है, और अमेरिका के पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो नहीं है। आपको पता है अमेरिका में, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन तो लो, हमें पेट्रोलियम की जरूरत है, अमेरिका को भी है। उसने क्या किया पता है आपको? नहीं, कोल गैस पे रिसर्च किया, मैं आपको बता रहा हूँ, रेवोल्यूशन क्रांति है। पेट्रोलियम की जरूरत ही नहीं है उसको, कोल गैस, जो भी उसके पास कोयला है ना। आप जैसे अगर ये देखो, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मिटाने वाला कहाँ है? ये रहा। अच्छा, मैं किस ये था, कल इंग्लिश की क्लास भी थी, कल गाइडेंस की क्लास थी बच्चों। बच्चे मैथ में डर रहे थे, मैंने बोला थोड़ी बड़ा हम लोग इसको देख रहे हैं। देखो, ये तो हो गया कुछ, इसमें 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जल्दी से उसको करा देता हूँ जो बाकी है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मंडे को इसका टेस्ट है, पूरा प्रिपरेशन करके आएंगे आप लोग। यस, ठीक है। तुम्हारा 10 ईयर से दूंगा मैं, 10 ईयर आपके पास है, 10 ईयर में जितने क्वेश्चन सब पढ़ के आइएगा। हाँ जी, शाम को दे दो, आपकी जब इच्छा हो, जब भी टाइम हो बेटा आकर के टेस्ट दे दो। 1 बजे से 7 बजे तक मैं ये रहता हूँ दोपहर में, ठीक है ना। और सुबह में लेकर के हो सकता है मंडे से मैं 11:30 साढ़े 10 तक क्लास दूं। मैंने और भी 11th क्लास के बैच बन रहा है। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल लास्ट पेज पे होगा, बुक एक्सरसाइज पर। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है, ठीक है, सेल्फ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रिटेन की है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या करती है कि दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसकी जांच करती है और उस कंट्री को नोटिस भेजती है। काम खत्म, आगे देखिए। और मानवाधिकारों से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट होता है उसको हर साल जारी करता है। कोई भी न्यूज में आता है तो अपने आदमी भेज के बेटा फिर, अगर कोई न्यूज में नहीं आया तो कैसे पता चलेगा? भोले बाबा थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो सोर्स चाहिए ना। आगे देखिए, उसको भी रेफरेंस क्या कहते हैं, कंसीडर किया जाएगा, और उसके लिए अपने फिर ये पर्सनल भेजते हैं। हर कंट्री में इनके अपने रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब देखो, ह्यूमन राइट्स वॉच भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या है?
यह भी मानवाधिकारों की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। मतलब समझे, यूनाइटेड नेशन का नहीं है ये एक अलग संस्था है। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल को यूनाइटेड नेशन से कोई मतलब नहीं, ये अपना एक अलग ही प्राइवेट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह दुनिया भर के मीडिया का ध्यान मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। इसने बारूदी सुरंगों पर रोक लगाने के लिए, बाल सैनिकों का प्रयोग रोकने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में मदद भी की थी। कि बारूदी सुरंग जो होते हैं, ठीक है ना, अंडरग्राउंड जो भी माइंस लगाए जाते हैं, तो उसको डिफ्यूज करने के लिए क्या किया गया कुछ देशों में कि छोटे बच्चों को है ना भर्ती कर दिया गया, ठीक है, कि वही इसको डिफ्यूज करेंगे और या जो भी करेंगे वो पता लगाएंगे। तो इसने क्यों नहीं होगा, पता चल जाएगा तो खुद की निकालते हैं ना, फिर उसको पाँव पड़ेगा तभी तो ब्लास्ट होगा ना। लैंड माइन की बात कर रहे हैं और क्या। तो उसके बाद नहीं, वो समझ गया खिलाओ तेरे फ्री फायर। आगे देखिए, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA बताया था मैंने, एटॉमिक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी मैंने आपको बताया था। ये बहुत ये आपके 12th के लिए नहीं करवा रहे हैं, मैं 12th के साथ साथ है ना, आगे कंपटीशन में NCERT छोड़ के कुछ भी नहीं आता, दिमाग में रखिएगा इस बात, समझ रहे हैं ना। इसलिए लाइन वाइज अगर पढ़ लीजिए तो समझ लीजिए तो जीवन चकाचक है आप लोग का। इस संगठन की स्थापना 1957 में की गई थी। IAEA की स्थापना 1957 में की गई थी। कंपटीशन दोगे ना, सुनो क्या दिक्कत है। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्वक उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। मतलब अगर कभी भी एटॉमिक एनर्जी कोई पीसफुल वर्क के लिए किया जा रहा है या डेवलपमेंट वर्क के लिए किया जा रहा है तो इसको बढ़ावा देगा, लेकिन किसी भी तरह का युद्ध में या किसी तरह वेपन बनाने में उसको रोकता भी है। ऐसे कह रहे हैं कि अब साउथ कोरिया वो लेके आएगा एटॉमिक गन, मरने दे तुम। उसके बाद इसमें एक चीज और है कि किसी भी कंट्री में अगर मान लो आप परमाणु रिएक्टर लगा के, एटॉमिक रिएक्टर जैसे इंडिया में भी लगाया गया है जिससे बिजली बनाई जाती है, तो ये औचक निरीक्षण कर सकता है। मतलब अचानक नहीं, नासिक बहुत, तारापुर, कोडेकुनाल बहुत जगह है, दिल्ली में नोएडा में, नरूरा नोएडा है वहां पे। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एटॉमिक रिएक्टर की जाकर के जांच पड़ताल कर सकता है कि कहीं आप वहां पे इनरिचमेंट तो नहीं कर रहे हो। यूरेनियम इनरिचमेंट कहा जाता है, यूरेनियम को ज्यादा इनरिचमेंट किया जाए, ज्यादा प्रोसेस किया जाए तभी एटम बम बन जाता है। और ये क्राइटेरिया होता है कि आप कितना ज्यादा इनरिच करोगे। बिजली बनाने के लिए कम इनरिच करने की जरूरत होती है और वही एटम बम बनाने के लिए ज्यादा इनरिच करने की जरूरत होती है। तो ये देखेगा जांच में। इनरिच मतलब कि उसकी क्या कहते हैं, जो क्वालिटी है उसको ज्यादा आगे निखारना, रिफाइन करना, एक तरह से रिफाइन करना। आगे है, सर अगर एक रिएक्टर फट जाए तो क्या होगा? रेडिएशन फैल जाएगा, रेडिएशन का खतरा ज्यादा है। एटम बम के फटने से या ब्लास्ट करने से वो दुनिया नहीं मरती, पता है किससे मरती है? रेडिएशन से मरती है। ये तो ब्लास्ट करके एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएगा और वहां से फिर इस तरह से रेडिएशन की बारिश होगी और वहां के ग्राउंड वाटर में जो भी होगा, नीचे के वाटर लेवल में मिल जाएगा, हवा में फैल जाएगा। हमारे डीएनए में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, रेडिएशन में ऐसा ये होता है कि है ना, हमारी स्किन के अंदर भी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं ना, तो हमारे स्किन के अंदर भी जा सकते हैं। अल्फा, बीटा, गामा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, वो सारे रेज अंदर जाते हैं और अंदर जाएंगे तो हमारे सेल्स तक जाएंगे और सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जो जीन होता है वहां तक पहुंच जाएगा। और हाँ, और उसमें ऐसा हो जाएगा, एक तो आप अभी तो फिजिकली हैंडीकैप हो सकते हो, साथ ही साथ आने वाली जनरेशन, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब गिराया गया था, आगे बहुत 2-3 पीढ़ियां जनरेशन तक उससे इफेक्टेड हुई। तो रेडिएशन पावर है, छोटी मोटी चीज थोड़ी। रेडिएशन किस पे ऊपर डिपेंड करता है, बम कितना बड़ा है या क्या? डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन बम है, एटम बम है। अब तो हाइड्रोजन बम बन रहे हैं ना बेटा। ये चैप्टर लग रहा है हो ही गया है। विश्व बैंक समझा दिया था मैंने, आप लोग को याद होगा, और ये सब भी करा दिया। चलिए फिनिश हो गया चैप्टर। एक बार आप 10 ईयर दिखा दो मेरे को, उसके बाद बता देता हूँ।
आपका इकोनॉमिक्स भी हिस्ट्री दोनों, डोंट वरी।